IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया में एक नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की जो मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी, इसको हमें देखना है कि आखिर पाकिस्तान का निर्माण होता कैसे है। सांप्रदायिकता के जो बीज बोए गए थे 1909 के अधिनियम में, वो कैसे एक फल के रूप में तैयार होने की ओर अग्रसर है, इसको हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम लोग क्रिप्स मिशन को देखेंगे यहाँ पर कि 1942 में क्रिप्स मिशन क्यों आया था और क्यों वो असफल हो गया। तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो पाकिस्तान की मांग की गई थी, इस शब्द को, पाकिस्तान शब्द को किसने बनाया था, ये शब्द आया कहां से, और जिस जो है ये एक तरह से कह सकते हैं द्विराष्ट्र के सिद्धांत के रूप में। और अंत में भारत का आजादी तो मिली, भारत को हम आजादी भी मिली, लेकिन साथ साथ में विभाजन का गम मिला। तो इसको भी हमें देखना है कि जो विभाजन हुआ उसका क्या परिणाम हुआ, उसको हम आगे बताएंगे आप लोगों को। इन सबसे पहले मुस्लिम लीग और पाकिस्तान का जो विचार आया और जिसने जो है देश को विभाजित कर दिया, इसको देखना है। तो 1930 से 47 तक के वैचारिक जो मत यहाँ पर विकास हुए हैं और राजनीतिक विफलता का जो ऐतिहासिक दस्तावेज है, इसको देखना है। और क्रिप्स मिशन असफल क्यों हुआ, क्यों आया था, इसको देखना है। और याद रखना, उसके अलावा जो है अगर कहें तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, इसका भी हम डिस्कशन साथ साथ करते रहेंगे। तो बिल्कुल डायग्राम और मैप के माध्यम से मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा। कहीं कोई डाउट होता है तो आप जो है उसको पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं और एक एक चीज को जो है मैप और जो है आपका डायग्राम के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के 4 चरण थे, अर्थात पाकिस्तान जो इस शब्द बनाया गया, ये शब्द बना कहां से, इसको हम 4 चरणों में पहले समझ लेते हैं। ध्यान रखना, बात है 1930 की। 1930 में एक कविता लिखी गई थी जो है इकबाल के द्वारा। इकबाल की उत्तर पश्चिमी भारत के मुस्लिम राज्य की कल्पना की गई। इकबाल ने 1930 में जो कविता लिखी, उसमें भारत के उत्तर पश्चिमी भारत के मुस्लिम जो राज्य है, जो आपका सिंध है, पंजाब का क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का जो क्षेत्र है, उसको लेकर के उन्होंने एक अलग कल्पना उस कविता में किया था, याद रखिएगा। आगे चल करके 1933 में एक पर्चा बांटा गया। पर्चा का नाम था नाउ और नेबर, अर्थात अभी नहीं तो कभी नहीं। ये पर्चा जो है, याद रखना, रहमत अलिया द्वारा पाकिस्तान शब्द का भौगोलिक नामकरण दिया गया था और इसी पर्चे में दिया गया था, इसी पर्चे में लिखा गया था। उस भौगोलिक नामकरण का जो है पूरा एक खाका तैयार किया गया था। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, अर्थात नाउ फॉर नेबर नामक जो है पत्रिका थी, पर्चा था, इसी में पंपलेट था, इसी में पहली बार पाकिस्तान शब्द की कल्पना की गई। प्रस्ताव 1940 में जिन्ना का द्विराष्ट्र सिद्धांत और लाहौर का ऐतिहासिक अधिवेशन होता है, जिसमें खुले मन से मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान नामक देश की मांग किया और एक जो है प्रस्ताव पास किया। और आगे चल के परिणाम क्या निकला कि 1947 में माउंटबेटन योजना के और जो है एक नए राष्ट्र का हिंसक यथार्थ क्या था, इसको हमें जानना है। तो माउंटबेटन योजना में याद रखिएगा, एक नया देश बन के तैयार हो गया। तो जो सफर शुरू हुआ पाकिस्तान निर्माण का, उसको हमें यहाँ देखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको हमें एक एक करके जानना है और यहाँ से कोशिश करना है कि यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं गलत ना होने पाए। एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप एक चीज को समझाते चलते हैं। बीज एक कविता की कल्पना और एक राष्ट्रवादी की विडंबना क्या थी। एक राष्ट्रवादी विडंबना क्या कह सकते हैं, और कैसे जो है वो एक सांप्रदायिकता बदल जाता है। तो याद रखिएगा, दार्शनिक कह सकते हैं इलाहाबाद अधिवेशन में उत्तर पश्चिमी भारत का संगठित मुस्लिम राज्य के रूप में निर्माण ही मुझे मुसलमानों की अंतिम नियति प्रतीत होती है, ये मोहम्मद इकबाल ने कहा था। मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में उत्तर पश्चिम भारत का संगठित राज्य मुस्लिम के रूप में निर्माण ही मुसलमानों की अंतिम नियति प्रतीत होती है, ये लक्ष्य मुसलमानों का था, जिसको इन्होंने इलाहाबाद अधिवेशन में व्यक्त किया। विडंबना क्या थी कि इन्होंने ही सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाले पंजाब निवासी कवि द्वारा ही पृथक देश का प्रथम विचार दिया गया, अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है। मोहम्मद इकबाल ने ही सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक गाना लिखा, कविता लिखी, और जो बहुत फेमस हुआ आजादी के समय में। और वही व्यक्ति जो है आगे चल करके पृथक देश का प्रथम विचार दे देता है। तो मोहम्मद इकबाल ने ही इलाहाबाद अधिवेशन में पहली बार उत्तर पश्चिमी
भारत को एक अलग देश के रूप में कल्पना जो कविता में किया था वो जानना है। और विडंबना इनकी देखो कि जो व्यक्ति सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान को बता रहा है वो एक जो है कविता के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को विचार दे रहा था कि देश कैसे एक बन सकता है, और वो भी क्षेत्र बता दिया कविता के माध्यम से, उत्तर पश्चिमी भारत। आगे चल के एक राजनीतिज्ञ की बात करें, जिन्ना की। जिन्ना की बात करते हैं तो कट्टर राष्ट्रवादी शुरुआत में थे, ये बहुत कट्टर राष्ट्रवादी थे, और असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया। जिन्ना ने कहा कि तुम पहले एक भारतीय हो, उसके बाद ही एक मुसलमान हो। यह कथन इन्हीं का था, और यही इसी व्यक्ति का कथन आगे चल के चेंज हो जाता है। और जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अनुसार इकबाल ने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। ये लाइन जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बताई गई कि इकबाल ने ये बात कही थी जिन्ना के लिए और नेहरू के लिए। जो व्यक्ति कह रहा है कि एक कट्टर राष्ट्रवादी के रूप में जिसकी पहचान भारत में थी, और तुम पहले एक भारतीय हो उसके बाद ही एक मुसलमान हो, ये कहावत, इस विचार को सबसे पहले जिन्ना ने ही दिया। लेकिन जैसे जैसे इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ती चली गई वैसे वैसे इनको भारत के अंदर एक अलग देश नजर आने लगा, और अंत में देश हमारा विभाजित हुआ। तो हम आजादी का जश्न मनाए हैं, लेकिन आंखों में आंसू लेकर के, क्योंकि आजादी का जश्न तो था हमारे अंदर और खुशी का जो है माहौल भी था, लेकिन गम के साथ हमने खुशी मनाई, क्योंकि देश विभाजित भी हो रहा था और लाखों शरणार्थी इधर से उधर गए, हजारों लोग उसमें मारे गए, कई लोगों की संपत्तियां नष्ट हो गई, बच्चे, महिलाएं और बूढ़ों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। तो वो जो विभाजन का जो विभीषिका थी ना, उसको कल्पना करना ही अपने आप में बहुत बड़ी जो है एक विडंबना है, एक बहुत बड़ा त्रासदी के रूप में उसको जाना जाता है। तो वो गम जो हमको मिला, याद रखिएगा, आजादी के बाद, और भारत को आजादी के बाद जब विभाजन हुआ तो खाद्य संकट का सामना करना पड़ा, जो है आपका सूती कपड़ा और जूट कपड़े के लिए, कच्चे माल के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो विभाजन केवल व्यक्तियों का नहीं हुआ था, भौगोलिक विभाजन हुआ, और साथ साथ में संपत्तियों और जो भौगोलिक क्षेत्र, एग्रीकल्चर जो हमारा क्षेत्र था, चाहे चावल का हो और चाहे गेहूं कपास का हो, वो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया। तो वो जो विभाजन हुआ, जो उसका परिणाम हुआ, उसी की वजह से हमारे देश में खाद्य संकट बहुत तेजी से खड़ा हुआ। लेकिन हरित क्रांति ने उस खाद्य संकट को दूर किया, और आज हम फ्री में लोगों को अनाज बांट रहे हैं, और साथ में हम दुनिया के 60 से अलग देशों को जो है अनाज का निर्यात कर रहे हैं। तो हमारी भारत भूमि है जिसको जो है कृषकों ने अपने पसीने से सींचा है। आगे बढ़ते हैं, तो याद रखिएगा, ये जो कविता की कल्पना की गई और जो आपका एक राजनीतिक के रूप में इनके जो विचार थे, इनको भी याद रखना कि कैसे पाकिस्तान का जन्म होता है और कैसे जो है इसकी शुरुआत होती है। भूगोल का निर्माण अभी नहीं तो कभी नहीं नामक जो पंपलेट था वो 1933 में छापा गया था। कहां पर? तो कैम्ब्रिज के छात्र, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो इंग्लैंड में थी, कैम्ब्रिज के छात्र चौधरी रहमत अली द्वारा और उनके सहयोगी जो है असलम खां के साथ द्वारा तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान जारी एक पर्चा जारी किया गया। जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन के दौरान ये पर्चा जब जारी हुआ तो 1935 में स्वयं को राष्ट्रीय आंदोलन का एक जनक घोषित किया गया, इन्होंने किया अपने आप को। और चौधरी रहमत अली ने जो नाउ फॉर नेबर, अभी नहीं तो कभी नहीं, जो पंपलेट बांटा था, उसी में इन्होंने भौगोलिक रूप से पाकिस्तान के निर्माण की बात कही और क्षेत्रों को भी बता दिया कि पाकिस्तान का क्या अर्थ होगा। यहाँ पाकिस्तान का क्या अर्थ होता है ये भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पाकिस्तान में जो शब्द पी है, पी का मतलब होता है पंजाब। जो आपका पंजाब का क्षेत्र है, तो पंजाब का बंटवारा हुआ था तो पूर्वी पंजाब हमको मिला था और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान को मिला था, तो पंजाब का क्षेत्र। दूसरा आपका है ए से अफगान, अर्थात उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का क्षेत्र। के से कश्मीर, वो पाकिस्तान में कश्मीर शब्द को देखते हैं, इसीलिए कश्मीर उनके लिए जो है एक लड़ाई का केंद्र है, आज भी बना हुआ है। सिंध, यस का मतलब होता है सिंध का क्षेत्र, और आपका जो है TAN, तान का मतलब होता है बलूचिस्तान, और ये आपका क्षेत्र बलूचिस्तान है। तो ये क्षेत्र आपका बलूचिस्तान है, ये आपका सिंध है, ये आपका अगर कहा जाए तो पूरा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, ये आपका कश्मीर है, और आपका जो ये क्या है आपका पंजाब है। तो पाकिस्तान का मतलब यही शब्द के साथ अभी नहीं तो कभी नहीं नामक जो पंपलेट था, नाउ फॉर नेबर,
उसी में इस पाकिस्तान शब्द को गढ़ा गया और साथ में बताया गया कि कौन कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान में शामिल होगा। इस आधार पर पाकिस्तान का शब्द का जन्म देने वाले व्यक्ति कौन है? चौधरी रहमत अली हैं। इनको याद रखिएगा, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र, और उनके सहयोगी का भी नाम याद रखना। दोनों लोगों ने पर्चा बांटा और पाकिस्तान शब्द का जो है निर्माण कर दिया। ये शब्द जो है मुसलमानों को दे दिया गया और एक कल्पना दे दी गई कि आखिर आगे जब देश कभी आजाद होगा तो इन सभी क्षेत्रों को मिला करके ही एक पाकिस्तान बनेगा। आगे बढ़ते हैं। 1937 का चुनाव अलगाव का राजनीतिक उत्प्रेरक। जब 1937 का चुनाव नहीं हुआ था तो मुस्लिम लीग को लगता था कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी हम ही है। 1937 का जब चुनाव हुआ 11 प्रांतों में 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार जब बनी और 3 प्रांतों में इनकी सरकार बनी तो इनके मन में आया कि नहीं, अब देश लेकर ही रहना है और हमारा अस्तित्व नहीं तो खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा, मुसलमानों के लिए आरक्षित 492 प्रांतीय सीटों में से मुस्लिम लीग को मात्र 109 सीटें पर जीत हुई। लीग की बुरी तरह से पराजय हो गई। 35 के चुनाव के दौरान 37 में जब चुनाव हुआ तो 11 प्रांत थे उस समय और 11 प्रांतों में 492 सीटें रिजर्व थी। केवल किसके लिए? मुसलमानों के लिए। और मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रतिनिधि, सबसे बड़ा हिमायती मुस्लिम लीग अपने आप को मान रही थी भारत में। तो उनको लगा कि जो है ये सारी सीटें तो हमारी हैं 492। लेकिन जब चुनाव हुआ तो उनकी आंखें खुल गई और उनको केवल 109 सीटें ही मिली मुस्लिम वाली सीटों में से। अब इतनी बुरी हार होना, इनको लग गया कि नहीं, अब जो है मामला गड़बड़ है। तो 492 सीटें हैं, इनमें जो है 109 सीटें ही जीतना इनके लिए क्या हो गया, एक सदमा का काम किया। तो सदमा लग गया कि जो वास्तविकता है वास्तविकता इनको दिख गई। तो इनको लगा कि नहीं, अब किसी तरह से लड़के 2 राष्ट्र सिद्धांत का आप विचार रखो और एक अलग देश की मांग करो। संयुक्त प्रांत में लीग के नेता खलीक उजमा ने कांग्रेस के साथ सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा। नेहरू की शर्त थी कि लीग सदस्य तभी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे जब वह कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। ये संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश में प्रस्ताव आया। परिणाम क्या निकला कि जिन्ना और खलीमुल उजमा ने इसे लीग पर आक्रमण माना और यहीं से जिन्ना ने आक्रामक सांप्रदायिकता का कार्ड खेलना शुरू कर दिया। ये जान लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सांप्रदायिकता का जो कार्ड जिन्ना ने शुरू किया वो यहीं से शुरू किया जब संयुक्त प्रांत में सरकार बनाने का दावा आया कि मिलकर सरकार बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस की सदस्यता लेनी पड़ेगी तभी हम सरकार बना सकते हैं। नेहरू ने जब प्रस्ताव रखा, शर्त रख दी, तो वो इससे परिणाम क्या निकला कि जिन्ना बहुत नाराज हुए और जिन्ना ने तुरंत जो है सांप्रदायिकता का कार्ड यहीं से खेलना शुरू कर दिया और यहीं से हिंदू मुसलमानों को लड़ाना शुरू कर दिया। जिन्ना जी ने ही सबसे पहले हिंदू मुसलमानों को लड़ाना शुरू किया, मुसलमानों को भड़काना शुरू किया और कहना शुरू किया कि भारत जो है हिंदुओं के लिए है और धर्म के आधार पर एक नया देश होना चाहिए, मुसलमानों के लिए देश होना चाहिए। तो जो भारत के मुसलमान थे उनको एक सपना दिखाना जिन्ना ने शुरू किया, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा ही ऐसी थी कि किसी तरह देश का बंटवारा किया जाए। ठीक है। चौड़ी होती खाई आरोप और अलगाव। 1937 से 1940 के बीच में कांग्रेस सरकारें स्पष्ट बहुमत के साथ प्रशासन चला रही थी 8 प्रांतों में। उसी समय से और जो विचार धीरे धीरे और बनने लगा। दस्तावेज कहा जाए तो मार्च 1938 की घटना क्या है कि पीरपुर रिपोर्ट, राजा मोहम्मद मेहंदी संयुक्त प्रांत में हिंदुओं के तथाकथित अत्याचारों से की निराधार सूची गवर्नर द्वारा भी खारिज कर दी गई। ये रिपोर्ट आया कि पहला दस्तावेज दिया गया कि पीरपुर जो रिपोर्ट थी उसमें देख दिया गया कि राजा मोहम्मद मेहंदी जो थे संयुक्त प्रांत में हिंदुओं के तथाकथित अत्याचार की रिपोर्ट दिया और कहा कि तथा कि जो हिंदुओं की जो अत्याचारों की निराधार सूची जो दी थी उसको गवर्नर ने खारिज कर दिया। तो इससे और ये आग बबूला हो गए कि हिंदू जो है हिंदुओं ने तथाकथित जो अत्याचार किया है उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। उसके बाद दस्तावेज 2 का कहा, सितंबर 1939 में क्या हुआ, शरीफ रिपोर्ट आई। बिहार में अत्याचारों का आरोप लगाया गया कि बिहार में हिंदुओं ने मुसलमानों पर अत्याचार किया है। यह रिपोर्ट बनाई गई। ये सब सांप्रदायिकता के कार्ड थे जिन्ना के। आगे चल के दस्तावेज 3 में कहा जाए तो नवंबर 39 में मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल फजलुल हक द्वारा प्रस्तुत किया गया और कहा गया कि किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, ये आप देख लीजिए। तो एक तरह से जिन्ना का एक ये सांप्रदायिक कार्ड का ये सब हिस्सा थे
ये सब तुर्क के एक जो है पासे थे कि किस तरह से अंग्रेजों को ये बताना है, ये मैसेज देना है रिपोर्टों के माध्यम से, सांप्रदायिक दंगा के माध्यम से, कि आप देख लो कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए आपको एक नया देश बनाना ही चाहिए। एक नए देश की मांग यहीं से जो है धीरे धीरे जोर पकड़ना शुरू कर दिया और उन्होंने एक एक चीज जो है कांड करना शुरू किया, जिससे मुसलमानों को लगे कि नहीं, हिंदू मुसलमान वास्तव में नहीं रह सकते हैं। लाहौर से पहले विभाजन के आरंभिक ब्लूप्रिंट याद रखिएगा। लाहौर 1940 में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन होता है, वहां स्पष्ट रूप से पाकिस्तान शब्द की मांग की गई, देश मांग की गई। लेकिन लाहौर से पहले भी कई ऐसी योजनाएं आई थी जिनमें अलग देश की मांग की गई थी, जैसे अलीगढ़ योजना। अगर कहा जाए, जफरुल हसन और हसन कादरी ने इसको दिया था। भारत के 4 पृथक राज्य पाकिस्तान, बंगाल, हैदराबाद और हिंदुस्तान, ये अलीगढ़ योजना में 4 प्रस्ताव रखे गए थे कि 4 देश होना चाहिए भारत में, एक देश नहीं। भारत के टुकड़े 4 भागों में होना चाहिए, पाकिस्तान, बंगाल, हैदराबाद और हिंदुस्तान। अब इनकी मंशा समझ लो कैसी थी। इसके बाद आपको कहा जाए, कॉन्फेडरेंसी ऑफ इंडिया, सर मोहम्मद शाह की रिपोर्ट में कहा गया, प्रस्ताव था कि संपूर्ण भारत को क्षेत्रीय आधार पर 5 भागों में बांटने का विचार रखा जाए। सिकंदर हयात खान योजना पंजाब यूनिस्ट पार्टी के थे, जो पंजाब में आके 37 में चुनाव में सरकार बनाई थी और मुख्यमंत्री भी यही बने थे। प्रस्ताव था कि संपूर्ण भारत को 7 जोनों में विभाजित कर दिया जाए। अब आप समझ रहे हैं कि इन सबकी मंशा क्या थी शुरुआत से ही। और डॉक्टर लतीफ योजना, इसमें कहा गया कि भारत को सांप्रदायिक इकाइयों में बांटना और बड़े पैमाने पर जनसंख्या का तबादला। तो ये गलती मुसलमानों की नहीं थी, मुस्लिम लीग की थी, जो मुसलमानों को भड़काना शुरू किया और अलग अलग योजना के माध्यम से अपने विचार रखना शुरू कर दिए। ये व्यक्तिगत विचार थे सबके कि किस आधार पर जो है भारत का विभाजन होना चाहिए। तो कोई 4, कोई 5, कोई 6 ऐसे बता रहे हैं। आगे, मुकाम ए लाहौर 1940 का द्विराष्ट्र सिद्धांत। मुस्लिम लीग का अधिवेशन 1940 में होता है लाहौर में और उसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना बनाए जाते हैं और वहीं पर स्पष्ट रूप से द्विराष्ट्र सिद्धांत रख दिया गया। स्थापना मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, अध्यक्ष जिन्ना थे, ये बात याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मसौदा क्या था, इसका जो प्रारूप तैयार किया गया था, सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था, ये बात याद रखिएगा। इस प्रस्ताव, द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रस्ताव को सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था और फजलुल हक ने इसे प्रस्तुत किया और जनाब खलील क्या कहते हैं, खलीक उजमा ने अनुमोदन किया। लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, जिन्ना थे। लेकिन पाकिस्तान के इस देश के प्रस्ताव का जो प्रारूप था, उस सिकंदर हयात खान तैयार किया। उस अधिवेशन में पेश किसने किया, फजलुल हक ने इसे प्रस्तुत किया और अनुमोदन किसने किया, खलीक उजमा ने किया। ये बात याद रखिएगा। मुख्य मांग क्या थी कि भौगोलिक स्थिति से लगे हुए प्रदेशों का इस प्रकार गठन हो कि मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक हो जाए, अर्थात जहां जहां मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, इस आधार पर बंटवारा हो कि वहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाए, जैसे पंजाब में, बंगाल में, या फिर चाहे सिंध में या बलूचिस्तान में, इन क्षेत्रों में ऐसा किया गया। तो इस तरह से जो है ये मुख्य मांग रखी गई। और जिन्ना का द्विराष्ट्र सिद्धांत जो था, वो हिंदू मुसलमान तो धर्म नहीं बल्कि क्या है, 2 पृथक राष्ट्र है, ये जिन्ना ने कहा था। उसी समय जिन्ना जब भाषण दे रहे थे, जिन्ना ने कहा कि हिंदू और मुसलमान 2 धर्म नहीं है बल्कि 2 पृथक राष्ट्र है। तो ये विचार से आप समझ सकते हो कि धर्म के आधार पर जिस देश की मांग करना शुरू किया, तो उसका पहला प्रस्ताव इन्होंने लाहौर अधिवेशन में ही पास किया, जो है मुस्लिम लीग ने, और जिन्ना उसके अध्यक्ष थे। और कहा गया एक नए भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जहां जहां मुसलमान ज्यादा है, वहां पर एक नए देश की मांग की जाए, एक नया देश बनाया जाए, और वो जहां ऐसा देश बने जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाए। ठीक है। आंतरिक विरोध, मुस्लिम समुदाय में असहमति के स्वर। जब ये प्रस्ताव रखा गया तो कुछ मुसलमानों ने इसका विरोध भी करना शुरू किया। स्वतंत्र मुस्लिम सम्मेलन अप्रैल 1940 में सिंध के खान अब्दुल जो है अल्लाह बख्श की अध्यक्षता में दिल्ली में पाकिस्तान की मांग की आलोचना भी की गई। तो कई मुस्लिम जो देशभक्त मुस्लिम थे, उन लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया कि दिल्ली, मतलब कहा कि पाकिस्तान एक नया देश नहीं बनना चाहिए।
अन्य विरोधी संगठन कहा जाए तो जमायत उल उलेमा ए हिंद, मजलिस ए अहरार ए हिंद और आपका खुदाई खिदमतगार ने भी लीग का विरोध किया। जो आपका गफ्फार खान थे, इन लोगों ने विरोध किया कि नहीं, कोई पाकिस्तान देश नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी में और यूपीपीसीएस दोनों में पूछा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्पष्टीकरण क्या था कि पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता इकबाल या जिन्ना नहीं वरन मिंटो थे। अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का ये इशारा था। तो लॉर्ड मिंटो थे 1909 में जो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था दे दिया था, ये उसी का परिणाम था। तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जो है पाकिस्तान का जन्मदाता मिंटो को मानते हैं। क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा। तो क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, इसको हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे क्रिप्स मिशन की बात करते हैं। तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया था। क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो क्यों आया, उसके पीछे कारण था। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल का पर दबाव था। चर्चिल पर जो दबाव था, उस साम्राज्यवाद के समापन की अध्यक्षता करने नहीं आया हूं, ये लाइन उन्होंने कहा था। तो चर्चिल जब युद्ध चल रहा था तो चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और उस समय जापान और जर्मनी दोनों आक्रामक हो चुके थे। जापान पूरे एशिया में जो है ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार जीतता हुआ अंडमान निकोबार पहुंच गया और अंडमान निकोबार पर जापान का अधिकार हो गया। दूसरी तरफ जर्मनी लगातार अमेरिका पे वो क्या कहते हैं और दूसरी तरफ जर्मनी लगातार इंग्लैंड और जो है उसके मित्र राष्ट्रों पर लगातार बम वर्षा कर रहा था। ऐसी स्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एमरी और चाइना के जो राष्ट्रपति थे उस समय, इन लोगों का दबाव पड़ा किसके ऊपर, तो ब्रिटेन के ऊपर। और ब्रिटेन के ऊपर दबाव पड़ा चर्चिल के ऊपर कि किसी भी तरीके से भारत से सहयोग लिया जाए, भारतीयों से सहयोग लिया जाए, नहीं तो अगर जर्मनी और जापान हिंद महासागर में पहुंच जाएंगे तो स्थिति खराब हो जाएगी। उसी दबाव में आकर के विंस्टन चर्चिल ने तुरंत अपने जो है सहयोगी क्रिप्स को बुलाया और क्रिप्स जो है स्टेफर्ड जो क्रिप्स थे, याद रखिएगा, ये नेहरू और जिन्ना दोनों के सहयोगी थे, दोनों के मतलब मित्र थे। और जब भी इंग्लैंड जाते थे, चाहे जिन्ना जाए और चाहे आपका जो है नेहरू जाते थे, तो इनके घर पे रुकते थे, तो अच्छे मित्र थे। तो इनको लगा कि एक मित्र को समझा ले जाएगा और ये लोग युद्ध में शामिल हो जाएंगे, युद्ध में सहयोग करेंगे। क्योंकि याद रखिएगा इसी समय आजाद हिंद फौज भी जापान की मदद से जो है काम कर रही थी और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बहुत सारे सैनिक आजाद हिंद फौज में शामिल हो चुके थे। तो इस सारे दबाव को देखते हुए आनंद फानंद में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया कि जाओ और जो जिस अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया था कांग्रेस ने 40 में, उनको मनाओ और इनको युद्ध में शामिल करने के लिए कुछ प्रपोजल रखो और युद्ध में शामिल हो जाए। लेकिन प्रपोजल जो रखा गया तो जितने भी प्रपोजल थे वो युद्ध के बाद थे, इसीलिए क्रिप्स मिशन को भी खाली हाथ वापस जाना पड़ा। तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की कमजोर स्थिति, नेहरू का कथन था ये, वास्तव में इनकी स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी थी और लगातार जर्मनी और जापान बम वर्षा करते जा रहे थे। इसके बाद प्रांतों को पृथक संविधान बनाने का अधिकार, पहली बार पाकिस्तान की मांग को आंशिक मान्यता मिली और जो इनकी रिपोर्ट थी, क्रिप्स की रिपोर्ट थी, उनमें कहा गया कि गवर्नर जनरल की शक्तियां यथावत और भारत की सुरक्षा ब्रिटेन के हाथ में। इस मुद्दे पर कांग्रेस से वार्ता टूट गई, ये बात याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन से इसी बात पे वार्ता टूट गई और युद्ध समाप्ति के बाद संविधान निर्माता परिषद का गठन किया जाएगा। गांधी जी ने इसकी आलोचना की। यही दो ऐसे मुद्दे थे क्रिप्स मिशन में जिसको लेकर कांग्रेस नाराज हो गई, ये बात याद रखिएगा, और कहा कि जो है नहीं, हम सहयोग नहीं करेंगे, किसी कीमत पर सहयोग नहीं करेंगे, और जो देना हो युद्ध के पहले दो, युद्ध के बाद हमें विश्वास नहीं है। तो जो अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था वो यहाँ भी कहा गया, क्रिप्स मिशन में भी कहा गया। और ऐसी स्थिति में याद रखना क्रिप्स मिशन के जो इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया, तो इसे टूटते बैंक का उत्तर तिथि चेक कहा गया। याद रखना
पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किस मिशन को महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस मिशन का पर प्रतिक्रिया कर कहा जाए तो किसने क्या प्रतिक्रिया दी? कांग्रेस ने इसे पूर्णतया स्वीकृत कर दिया। पूर्ण स्वतंत्रता की जगह डोमिनियन स्टेट, प्रांतों को अलग होने का अधिकार और देशी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधि, इसी बात को लेकर के कांग्रेस नाराज हो गई। कांग्रेस का कहना था कि एक तो डोमिनियन स्टेट हमें नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। पहले क्योंकि डिमांड हमारी 1929 से ही चली आ रही, लाहौर अधिवेशन से ही, और प्रांतों को अलग होने का अधिकार देने की बात किया किस मिशन ने, तो कहा कि अगर प्रांत अलग होने का अधिकार हो जाएगा तो भारत में हमेशा विभाजन होता रहेगा। और तीसरा, देशी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधि, इसी बात को लेकर कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकृत कर दिया। कैसे? स्पष्ट पाकिस्तान राज्य की घोषणा का अभाव था, अंतरिम सरकार में समान सदस्यों की मांग थी। ये चाह जिन्ना तो इस मिशन में केवल ये ढूंढ रहे थे कि पाकिस्तान शब्द कहां पर है, और नहीं मिला इनको, तो नाराज हो गए। अल्पसंख्यक दलित, सिख और ईसाई ये आशंका में थे कि माने या ना माने, माने ना माने, अपने अपने समुदायों के लिए विशेष रक्षा उपायों की मांग कर रहे थे इसमें। इसीलिए जो है स्टेफर्ड क्रिप्स जो है कि अंतिम टिप्पणी क्या थी कि यहाँ एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी चले जाना चाहिए। जब क्रिप्स मिशन यहाँ आया तो इनको लग गया कि भारत में क्रांति कोई न कोई शुरू होने वाली है और उससे पहले ही हमें चले जाना चाहिए। तो ये लाइन भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक लाइन और लिखा है, टूटते बैंक का उत्तर तिथि चेक। इसको थोड़ा सा समझा देता हूं जिससे आपको याद रहे। किस मिशन में जितनी बातें कही गई थी वो युद्ध के बाद देने की बात कही गई थी, तो उसे उत्तर तिथि चेक अर्थात पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने किसको कहा? किस मिशन को कहा। क्यों कहा? क्योंकि जान लीजिएगा, मान लीजिए मैं आपको कोई चेक अभी दूं और चेक पे आपको चेक पे मैं अमाउंट लिख दूं कि चेक पर अमाउंट है आपका 10 लाख रुपए आपको दिया जाएगा, लेकिन उस पर मैंने सिग्नेचर कर दूं कि 2031 में मिलेगा, मार्च के महीने में 2031 में मिलेगा, तो चेक लेके हम क्या करेंगे? तो ये पोस्ट डेटेड चेक हो गया ना, चेक पे जो डेट है वो तो पोस्ट हो गई, आगे मिलेगी हमें, तो ये चेक लेके हम क्या करेंगे? तो ये चेक किस मिशन था? इसमें जो बातें लिख के लेके आए थे वो बातें वही लिख के लेके आए थे कि जो देंगे युद्ध के बाद देंगे, तो डेट तो आपने उस चेक पे अलग डाल दिया और डिमांड लेके अभी आ गए। ऐसी स्थिति में इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किस मिशन को महात्मा गांधी ने कहा, और उसमें एक लाइन जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ दिया कि यह चेक ऐसे बैंक के नाम है जो टूट रहा है स्वयं, अर्थात इंग्लैंड जो हमें कह रहा है कि हम आपको एक डोमिनियन स्टेट देंगे, वो खुद ही टूट रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध में हार रहा है, वो हमें क्या देगा? तो याद है ना, इस लाइन को नेहरू जी ने जोड़ दिया था। तो याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो इसको याद रखना जरूरी है। पोस्ट डेटेड चेक क्यों कहा गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कट्टरता का चरम, मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन 1943। जब देखा कि किस मिशन में भी कुछ नई बातें आई हैं, अब मुस्लिम लीग और जिन्ना पगला गई। उनको लगा कि जो मन कहे वो मुंह से बोलो, सांप्रदायिकता को फैलाओ, दंगे कराओ और कैसे भी करके बांटो और छोड़ो, ये नारा दे दिया। बांटो, अंग्रेजों से कहा कि बांटो, पहले भारत पाकिस्तान बांट दो और फिर देश छोड़ के चले जाओ। ये नारा कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग अर्थात जिन्ना ने दिया। कराची अधिवेशन 1943 में हुआ, कट्टरता का यहाँ चरम पे था। जिन्ना की अध्यक्षता में नया नारा दिया गया। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया और आज भी पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। ठीक है, तो 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया और कहा गया, नारा दिया, जिन्ना ने यह नारा दिया, बांटो और छोड़ो। ठीक है, एच जो है क्या कहते हैं, गजधर ने क्या कहा, हिंदुओं को जर्मनी के यहूदियों की तरह खत्म करना होगा, ये लाइन कही। ये सब कट्टरता थी उसमें बहुत ज्यादा। और जिन्ना का प्रहार था कि अब्दुल गफ्फार खान को जंगी पठानों को नामर्द बनाने और हिंदू प्रभाव फैलाने का इंचार्ज कहा, क्योंकि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, याद रखिएगा, अब्दुल गफ्फार खान लगातार खुदाई खिदमतगार के माध्यम से वहां आंदोलन कर रहे थे और वो लगातार जो है हिंदुओं के पक्ष में थे और वो उनका हिंदू मुसलमान दोनों के पक्ष में थे। वो किसी भी कीमत पर देश का बंटवारा नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पता था
कि जिन्ना किस किस तरह का व्यक्ति है। और अंत में जिन्ना का प्रहार अब्दुल गफ्फार खान पे हुआ कि जंगी पठानों के को नामर्द बनाने और हिंदू प्रभाव फैलाने का इंचार्ज बताया इनको। और जब देश आजाद हो गया तो अब्दुल गफ्फार खान को जिन्ना ने जेल में डाल दिया। 1988 तक जेल में थे जिन्ना, ये अब्दुल गफ्फार खान। और जब ये निकले तो भारत आए थे और भारत ने इनको भारत रत्न दिया है। तो पहले विदेशी है जिसे भारत रत्न मिला है, ये बात याद रखना। अब यहीं पर जिसे कहते हैं ना पगला जाना, उस तरह से जो है मुस्लिम लीग और जिन्ना जो मन में आया वो बोलना शुरू कर दिया हिंदुओं के खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ। ठीक है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इस सब चीजों को जानना जरूरी है। कि राजगोपालाचारी जो योजना 1940 में आई थी आगे बढ़ते हैं। विफल समझौते, बंद दरवाजे और नामंजूर चाबियां, मतलब क्या है इसका? अब गतिरोध उत्पन्न हो गया था कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच में और लगातार विवाद बढ़ते जा रहे थे। तो दो अलग अलग योजनाएं आई। पहली जो योजना राजगोपालाचारी योजना मार्च 1944 में लाया गया गतिरोध को दूर करने के लिए। और एक तरह से कह सकते हैं इन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट कर दिया। पाकिस्तान का कैसे? इस प्रस्ताव में कहा गया कि लीग आजादी का समर्थन करे, आजादी का समर्थन करे। युद्ध बाद मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में आयोग बनाया जाएगा और जनमत संग्रह कराया जाएगा। अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से आपने पाकिस्तान को हवा दे दी। जिन्ना का वीटो क्या था कि इसे अंगहीन, कीड़े लगे हुए तथा दीमक खाए हुए पाकिस्तान कहकर खारिज कर दिया और मांग की कि केवल मुस्लिम वोट दें और कांग्रेस द्विराष्ट्र सिद्धांत स्वीकार करे। इस आधार पर यह रिपोर्ट खारिज हो गई। और ये योजना कब आई थी इसको भी याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। इसके बाद लियाकत देसाई फार्मूला आया अप्रैल 1945 में गतिरोध दूर करने के लिए। प्रस्ताव था कि केंद्र में अंतरिम सरकार कांग्रेस और लीग के समान सदस्य हो, 20% स्थान अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित कर दिया जाए। परिणाम क्या निकला कि पूर्णतः विफल, कोई नतीजा नहीं निकला, इसको भी खारिज कर दिया गया। तो लियाकत देसाई फार्मूला अप्रैल 1945, ये याद रखना। और राजगोपालाचारी योजना मार्च 44 में, ये याद रखना। दोनों में गतिरोध दूर करने के लिए प्रस्ताव कुछ रखे गए, इनको कोई मतलब नहीं निकला, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीधी कार्रवाई। अब मुस्लिम लीग थोड़ा इतिहास और आगे जो बढ़ता है और उनको लग गया कि देश आजाद तो होगा। अब यहीं से सीधी कार्यवाही दिवस मनाया और सीधी कार्यवाही के तहत, डायरेक्ट एक्शन के तहत 1946 में वार्ता से हिंसा तक की शुरुआत हो गई। जिन्ना को लगा कि अब मैसेज दे देना है, सीधी कार्यवाही करना है, डायरेक्ट एक्शन लेना है, खूब दंगे करवाना है भारत में। और दंगे इतना करवा देना है कि अंग्रेजों को यह मैसेज दे देना है कि देख लो हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते हैं। ये बात देख लीजिए। 1945-46 चुनाव में आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग का भारी बहुमत था। कैबिनेट मिशन 46 द्वारा पाकिस्तान की मांग को अव्यवहारिक बता करके अस्वीकार कर दिया गया। तो कैबिनेट मिशन ने इसको अस्वीकार कर दिया था। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की गई और कलकत्ता सिलहट में भयंकर सांप्रदायिक दंगे। दंगे का कारण यही था कि मैसेज देना था कि देख लो हिंदू मुसलमान एक नहीं रह सकते हैं। लीग नेहरू की अंतरिम सरकार में शामिल हो तो हुई, लेकिन भीतर से असहयोग किया, संविधान सभा के चुनाव का पूर्ण बहिष्कार किया। ये सब काम किसने किया? मुस्लिम लीग ने, समय समय पर, कि जिससे ये मैसेज दे देना है कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते हैं। तो डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में ये मुस्लिम लीग ने किया था। ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती मत करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे अंतिम रेखा 1947 का हिंसक यथार्थ। माउंटबेटन योजना को याद रखना 3 जून लाई गई थी। माउंटबेटन योजना 3 जून को आई थी, इसलिए इसको 3 जून योजना भी कहते हैं। अंततः भारत और पाकिस्तान नामक दो पृथक उपनिवेश की स्थापना की औपचारिक व्यवस्था कर दी गई। याद रखिएगा, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल घोषित कर दिए गए। याद रखिएगा, तो अपने आप में बहुत विडंबना हुई है। और अंत में जिस उद्देश्य के साथ ये आए थे, अंग्रेज भी इनके साथ थे, और अंत में जो है
भारत का विभाजन हो गया, तो भारत आजाद तो हुआ लेकिन विभाजित, जो विभाजन का दर्द था उसको भुलाया नहीं जा सकता है, याद रखना। एक कवि के विचार और एक पर्चे के नारे ने 17 वर्षों के राजनीतिक गतिरोध और सांप्रदायिक हिंसा के बाद भूगोल को हमेशा के लिए बदल दिया। तो याद रखना, मुस्लिम लीग का उद्देश्य ही यही था शुरुआत से ही। आगे चल के सांप्रदायिकता की मांग किया, अलग पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग किया, अंग्रेजों ने उसको दे भी दिया, और अंत में 17 वर्षों के संघर्ष के बाद एक नया देश बन गया। ये बात याद रखिएगा। तो पाकिस्तान का जन्म कैसे होता है, कैसे मुस्लिम लीग और जिन्ना के महत्वाकांक्षा ने इस देश का बंटवारा कर दिया, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कहीं कोई क्वेश्चन इसमें अगर डाउट होगा पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो आज हम लोग इसको यहीं तक करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। ओके, थैंक यू।